बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट अरफा आल। आज इंटरनेशनल एजुकेशन डे के मौका पर मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी शख्सियत से जो कि एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ टीचर्स ट्रेनर, चाइल्ड काउंसलर, राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर और आर्टिस्ट हैं। आप मुख्तलिफ उम्र के बच्चों के साथ डील करने का तजुर्बा रखती हैं। 15 साल से टीचर्स को ट्रेन कर रही हैं, जिसके लिए आप मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करवाती रहती हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिस रुखसाना मंशा। आइए इनसे बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, मज़ीद जानते हैं कि उनके क्या ख़्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम अस्सलाम आरफा, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि इस फ़ील्ड में आपका कैसे आना हुआ और आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप यहाँ पे आए? अच्छा, तो मज़े की बात ये है कि इंस्पायर मैं टीचिंग से कभी भी नहीं थी, ना ही अच्छा। एजुकेशन से। बल्कि जब मैं खुद स्टूडेंट थी तो आई वाज़ अ वेरी एवरेज काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, बिल्कुल एवरेज, और पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं। स्कूल्स में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, सिवाय इसके मुझे एक ही अट्रैक्शन होती थी कि वहाँ मुझे मेरी फ्रेंड से मिलना होगा, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, उसके बीच में मैं ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती थी स्कूल के बीच में। तो मैं जब फील्ड में आई तो ये बिल्कुल एक हादसाती तौर पे, या आप ये कह लें कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद कुछ टाइम था मेरे पास, तो मैं कुछ करना चाह रही थी। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बात की तो वही मेरे साथ भी वही कुछ हुआ कि माय पेरेंट्स सेड कि इट हैज टू बी अ स्कूल जॉब। तो बस वहाँ से फिर मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया। और लेकिन जब मैं इस फील्ड के बीच में आई, तो चूंकि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था छोटे बच्चों के साथ, तो मुझे बहुत मजा आता था। खुद भी जारी बात है, आप यंग होते हो, तो वो छोटे बच्चों के साथ एक कमाल किस्म की एक दुनिया की जो मैंने एक्सप्लोर की, और मैंने देखा कि मतलब बहुत मजा आता था मुझे उनके साथ जाकर। वहाँ से फिर बस उन्होंने मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद मैंने अपना 1 साल का गैप, 2 साल का गैप लिया और मास्टर्स किया। फैमिली की सपोर्ट थी हाँ आपको हाँ, फैमिली की, इस फील्ड के लिए फैमिली की सपोर्ट थी, लेकिन जिन फील्ड्स में मैं जाना चाहती थी उसके लिए? उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन थी कि नहीं, वहाँ नहीं जाना। तो लेकिन स्कूल के लिए नहीं। फिर बस करते करते मैंने इस प्रोफेशन को ओन कर लिया। ओनरशिप लेने की आदत शुरू से थी। तो फिर स्कूलिंग को भी मैंने ओन कर लिया एकदम से एज अ टीचर, और फिर चूंकि इंटरेस्ट से काम करती थी तो फिर बस डेजिग्नेशंस मिलने शुरू हो गए। पहले कोऑर्डिनेटर बनी, फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स की तरह की हैसियत से भी काम किया। और फिर स्कूल्स इवेंट मैनेजमेंट, चूंकि आर्टिस्ट थी तो वो भी एक थी फील्ड, मेरे साथ एक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था। तो बस ये करते करते फिर ये था स्पेशली कि जब छोटे बच्चों को पढ़ाना हो आपने, तो उसमें आपको आर्ट वर्क तो सीखना ज़रूरी है, बहुत क्योंकि जरूरी छोटे होता बच्चे है। जो हैं उसके हाँ, बगैर नहीं। क्योंकि वहाँ आपको हर चीज में रंग डालना है। अगर आप बिल्कुल। बात भी कर रहे हैं ना तो रंगीन करके करनी है। और आप उनकी अगर कॉपीज भी बना रहे हैं, या अगर आप उनको कुछ टीच भी कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी सो फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ कलर्स कि मुझे लगता है कि जो जिस जिस टीचर की आर्टिस्टिक नेचर होगी, वो छोटे बच्चों के साथ काम ज्यादा अच्छा कर सकते अच्छा, आपका मैम इतना एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने भी बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया, टीचिंग स्टार्ट आपकी है, हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके ख्याल में टीचर कौन है पाकिस्तान में? टीचर किसे कहा जाएगा और आपके ख्याल में जो टीचर को होना कैसा चाहिए? अरफा, मेरे ख्याल में तो जो टीचर्स पाकिस्तान के अंदर हैं वो टीचर्स नहीं हैं, क्योंकि टीचर्स इस तरह के नहीं होते जिस तरह की हमारे यहाँ की एक कन्वेंशनल टीचिंग मेथडोलॉजीज को फॉलो करती हैं टीचर्स, या जो उनके बिहेवियर्स हैं, या जो उनके टीचिंग ट्रेट्स हैं। टीचिंग इज समथिंग मच मोर देन दिस। और टीचर से ज्यादा एक फैसिलिटेटर हो अगर तो है, तो फिर वो एक टीचर है। हमारे यहाँ टीचर्स क्या करते हैं कि वो मतलब बच्चे के ऊपर बिल्कुल एक अपनी जो आइडियोलॉजीज हैं, या अपनी जो टीचिंग्स हैं उनको इम्पोज कर देते हैं कि जो मैं कह रही हूँ वही सुनो, जो मैं बता रही हूँ वो लिखो, या जो किताब में लिखा हुआ है आपने सिर्फ उसी को सिर्फ कॉपी उसी करके को दोबारा कॉपी। कर देना है। सो दैट इज एक्चुअली नॉट टीचिंग। Teaching is that you bring out the creativity of a child. You bring out you trigger the critical thinking, सोचने और समझने की जो सलाहियत है, उसको हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं जब हम टीचिंग के उसके बीच में आते हैं, क्योंकि हम बच्चे की जो दुनिया है उसको
फिक्स कर रहे हैं एक किताब और टीचर की बातों तक। तो जबकि टीचिंग इज मोर लाइक फैसिलिटेटिंग अ ह्यूमन और अ चाइल्ड, कि जिसको आप ये बताएं कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स सब तुम्हारे लिए मौला ने बनाई है और तुम इसको मेरे साथ मिलकर एक्सप्लोर करो। तो जो उस्ताद रास्ते बनाता है, दरवाजे खोलता है कि कोई बच्चा एक्सप्लोर करे और फिर लर्न करे, एक्सपीरियंस करे और लर्न करे, हमारी एक्सपीरियंस नहीं करने दिया जाता। और डर होता है कि जी बच्चे से गलती हो जाएगी। माँ बाप भी यही कर रहे होते हैं कि वो बच्चों को कोई नई चीज ट्राई नहीं करने देते, क्योंकि उनको यही डर होता है कि कहीं हमारे बच्चे फेल ना हो जाएं। और मुझे ये लगता है कि फेल होने होने देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम फेलियर्स को फेस नहीं करेंगे, फेलियर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हम सक्सेस की तरफ बच्चों को नहीं लेके जा सकते। सो फॉर मी टीचिंग इज नॉट द टिपिकल टीचिंग, इट्स बीइंग फैसिलिटेटिंग and making directions for the children or for the humans around them. क्योंकि बेसिकली जो एक टीचर है वो जो आज जैसे हमारे पाकिस्तान में इसी तरह से हो रहा है कि टीचर जो पढ़ाती है वही बच्चे को वही लिखना है, वही करना है। लेकिन ये है कि एक ही क्लास के अंदर हर तरह के माइंडसेट के बच्चे होते हैं, Mixed ability. मिक्स्ड एबिलिटी। तो हाँ, इसमें यही है कि टीचर किस तरह से उसको आगे लेके चले कि एक बच्चा जो है वो तो पास करना है, उसको फौरन से आपकी बात को पिक कर लिया और इवन उसको उसने काम करके आपको दिखा दिया वो अब फ्री है। तो बाकी बच्चे जो हैं उस टाइम में फिर बाकी जो स्लो लर्नर है उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो हाँ। उसके लिए आप टीचर्स को किस तरह से गाइड करेंगी? देखिए, मैं टीचर ट्रेनर भी हूँ और मैं जब अपनी टीचिंग सेशंस कंडक्ट करती हूँ, ट्रेनिंग सेशंस जब कंडक्ट करती हूँ टीचर्स के साथ, तो डेफिनेटली आपको टीचर ओरिएंटेड क्लासरूम से अपने क्लासरूम्स को शिफ्ट कर देना चाहिए थ्रू ट्रेनिंग योर टीचर्स टू स्टूडेंट ओरिएंटेड क्लासरूम्स। अब जब आप स्टूडेंट ओरिएंटेड क्लासरूम्स को डिजाइन करेंगे या अपनी एक्टिविटीज, टीचिंग मेथोडोलॉजीज को स्टूडेंट ओरिएंटेड ओरिएंटेशन की तरफ लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे कि क्लास का हर बच्चा जो है वो एक्टिविटीज फिर इस तरह डिजाइन होती हैं दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड सिटिंग इन योर क्लासरूम is basically participating. Either he's reading or writing or listening or speaking. तो कहीं ना कहीं वो जो बैक बेंचर है उसकी भी बारी आएगी, वो भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देगा। और फिर आपको ये पता लगेगा कि कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता, कोई भी बच्चे का आईक्यू लेवल लो नहीं होता, ये सब रबिश है। सिर्फ एक टीचर को क्लासरूम के अंदर ये रिकग्नाइज करना होता है कि मेरी क्लास में बैठे हुए हर बच्चे की कोई ना कोई स्ट्रेंथ है। हमारी प्रॉब्लम ये है आरफा, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी और हम एज टीचर्स भी, शायद इसीलिए हम टीचर्स के अंदर भी ये नॉर्म फिर शिफ्ट कर जाता है, कहीं फ्लोट कर जाता है कि ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों हम अपने इर्द गिर्द के लोगों में बुराइयां जल्दी ढूंढ लेते हैं, हम उनकी अच्छाइयों को कभी फोकस में नहीं लाते। तो यही जॉब है एक टीचर का कि वो अपनी क्लास के बच्चे की स्ट्रेंथ को पकड़े, और जब वो स्ट्रेंथ को पकड़ लेगी तो डेफिनेटली उसके लिए उसकी क्लास में कोई नालायक बच्चा नहीं होगा। फिर कोई किसी माइक के सामने गुलसाना मंशा की तरह बैठ के आपको ये नहीं कहेगा कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था या मैं एक बैक बेंचर था। आई विश कि मैं आपको प्राउडली बता देती कि मुझे फलां टीचर ऐसी मिली थी जिन्होंने एक दिन मुझे पिछली सीट से उठा के फ्रंट के ऊपर ले आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और फिर वहां मैंने खुद अपने आप को पकड़ा, जो बहुत से बच्चे फिर बेचारे करते भी, वो खुद स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बुराई सुन सुन के, अपनी ये ताने सुन सुन के, आई हैव सीन टीचर्स क्रिटिसाइजिंग स्टूडेंट्स वेरी ओपनली, तुम्हें तो आता ही नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते हो। So I would recommend to teachers to please be remain positive in the classrooms and try to find out the strength of each and every child, and trust me, हर बच्चे की कोई ना कोई स्ट्रेंथ मौजूद है। उस स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट, अच्छा अगर उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ आपको नजर नहीं आ रही, तो एक और वे आउट ये है, बीइंग अ ट्रेनर आई वुड सजेस्ट कि आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें इंटरेस्ट क्या है, उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। हो सकता है आप उसके इंटरेस्ट को पकड़ के उसकी स्ट्रेंथ को डायग्नोज कर सकें। तो उसकी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को जब आप एक कॉम्बिनेशन बना के लेके चलेंगे, तो फिर आपकी क्लास में आपको पता लगेगा कि मेरा ये बच्चा राइटर है, मेरा ये बच्चा रीडर है, मेरा ये बच्चा अच्छा लिसनर है, मेरा ये बच्चा जो है ये बहुत क्रिएटिव है, मेरा ये बच्चा जो है क्लास में ये हमारी इसी डल क्लास को
कोई अच्छी सी पेंटिंग के बीच में कन्वर्ट कर सकता है इसी लेसन। तो कोई बच्चे विजुअलाइज कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे ड्रॉ कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे बात करके अपनी कॉम्प्रिहेंशन को एग्जीक्यूट कर देते हैं। किसी का स्पोकन बहुत, हाँ हो सकता है वो बच्चा आपको कोई ऐसा गाना गा के सुना दे जो उस लेसन के थीम से रिलेट कर रहा हो। तो इट्स द क्रिएटिविटी, बेसिकली द टीचर herself has to be creative enough that she recognize the creativity of her students in the classrooms. तो जैसे कि हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ के लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, तो हमारे स्कूल्स में आपको क्या लगता है क्रिएटिविटी का फुकदान है या फिर लोग या अडॉप्ट कर रहे हैं इसको? अल्फा, मैंने अभी आपको बताया कि जब टीचर, अच्छा टीचर्स का भी कसूर नहीं है, टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर है ऊपर से सिलेबस का। बिल्कुल। अब जब आप एक टीचर को ये कहेंगे कि ये इतनी मोटी 500 पेजेस की बुक जो है तुमने फर्स्ट टर्म के बीच में 3 मंथ्स के अंदर तुमने फिनिश करनी है, ठीक है, तो फिर आप देखो वो टीचर बेचारी फिर ऊपर भी लोगों को जवाबदेह होती है, तो टीचर का भी कसूर नहीं है। तो बेसिकली टीचर की अपनी क्रिएटिविटी इज एट रिस्क राइट नाउ। कुछ इस तरह भी होता है कि पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर होता है, अगर टीचर हाँ। जाहिर बात अगर अपना वो सिलेबस कवर नहीं पूरा करवा सकती किसी एक्टिविटी की वजह से, तो पेरेंट्स की तरफ से इशू आना शुरू हो जाता है कि ये आपका पेरेंट्स का तो ये हाल है आरफा के जिस दिन आप बच्चे की कॉपी में कुछ लिखवाओगे नहीं ना, तो आपकी टीचर को मैसेज आ जाएगा या आपके स्कूल के अंदर कंप्लेन आ जाएगी, आज आपकी टीचर ने जी क्लास में पढ़ाया ही नहीं। मतलब पेरेंट्स के लिए अगर कॉपी में काम नहीं हुआ तो इसका मतलब क्लास में कुछ भी नहीं हुआ। Now they do not understand that there are thousands of creative methods which can, bring out the creativity of a child. और क्लास में ऐसी हजारों एक्टिविटीज हो रही होती है, लिखना उनमें से एक एक्टिविटी है जिसका डेली क्लास में होना जरूरी नहीं है। कभी स्पीकिंग एक्टिविटी, कभी लिसनिंग एक्टिविटी, कभी एक्सपेरिमेंटिंग इन द लैब्स, कभी maybe it's the dramatization, it's the enactment of that lesson. So look, वहां पे फिर क्रिएटिविटी जो है वो बाहर आ रही है। लेकिन जब आपका पेरेंट ही और आपका जो ऊपर से प्रेशर है सिलेबस, और फिर हमारी सिलेबस की डिजाइनिंग होगी, मुझे लगता है आल्फा उसमें बहुत ज्यादा इनोवेशंस और चेंजेस की जरूरत है। हमारे सिलेबस को चेंजेस की भी नहीं, मैं तो अगर मैं इफ आई एम द सिलेबस डिजाइनर ना, आई वुड entirely bring a new syllabus with the arrival of artificial intelligence, with the arrival of IT, with the arrival of technologies, with the arrival of digitalization. You cannot stick to books. तो आपका सिलेबस तो अब किताबों में तो शायद 20% रह गया, और हम अभी तक उन्हीं किताबों को पकड़ पकड़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो 21वीं सदी का बच्चा कहाँ से क्रिएटिव होगा या टीचर कहाँ से क्रिएटिव होगी जब उनके हाथों में वही एक रिसोर्स आप दे देंगे, किताब, कॉपी, पेंसिल। तो जिस तरह अभी आप एआई की बात करें तो क्या हम इम्प्लीफाई कर सकते हैं अपने स्कूल्स में? हमने बहुत से वर्कशॉप्स हम कर रहे हैं। मैं जिस चैनल के ऊपर बैठ के आजकल बात कर रही हूँ, मैं ये रिकमेंडेशन दे रही हूँ, और जितने मुझे थोड़े से बेहतर एजुकेशनिस्ट लगते हैं उन्होंने ये रिकमेंडेशंस देनी शुरू कर दी हुई हैं कि प्लीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने स्कूल्स के बीच में इस तरह से अब इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि ये सिलेबस का बहुत 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 इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज अगर हम ये नहीं करेंगे आल्फा, हम ऑलरेडी दूसरे मुल्कों से अपने तालीमी मैदान में बहुत पीछे, एंड इफ we are bringing these things to a delay, we're going to go even backwards. So if we want to cover up that gap of the education system as compared to the rest of the world, we need to bring in the artificial intelligence, we need to bring in digitalization, we need to bring in वो एक सिर्फ पूरे हफ्ते में एक कंप्यूटर क्लास है, और आप देखो कि उससे आप क्या करोगे। अब तो बिखर गया है डिजिटलाइजेशन कि आपको बच्चे को कैनवा भी सिखाना है, आपको बच्चे को टेडेक्स भी सिखाना है, और आपको अपने बच्चे को फ्रीलांसिंग भी सिखानी है, उसको आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखानी है, वीडियोग्राफी करना सिखाना है, कि अगर आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं तो अब तो वो कॉपी से निकल के आपकी वो जो असाइनमेंट्स है दे आर गोइंग टू बी नाउ दी सॉफ्ट असाइनमेंट्स और दी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि डिजिटल असाइनमेंट्स के ऊपर
हमें शिफ्ट करना पड़ेगा अपने करिकुलम को के अंदर, टोटल चेंजेस ला। और अगर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं तो मुझे ये लगता है कि कम से कम बिग स्टेप्स ज़रूर लिए जाने चाहिए। अगर कंप्यूटर क्लास ही करवाने का मकसद है, मैं नहीं कहती कि आप इस वक़्त, होना तो वैसे यही चाहिए कि इस वक़्त कॉपीज़ और पेपर फ्री एनवायरनमेंट करके लैपटॉप्स के ऊपर शिफ्ट कर दें। चलें, अगर कोई बजटिंग का इश्यू है, तो फिर आपको जो कंप्यूटर क्लास, भई डेली अंग्रेज़ी की क्लास आपने पढ़ा के मुझे बता दें, आज 76 इयर्स पाकिस्तान, 76-77 इयर्स में कितने अंग्रेज़ लाने जो आपने पाकिस्तान से प्रोड्यूस किए? नहीं कर सके। यहाँ तक कि हमारे स्कूल्स में हर वक्त ये कंप्लेन है कि जी उर्दू तक तो बच्चों को ठीक नहीं लिखनी आती, जो कि नेटिव लैंग्वेज है। इट मीन्स देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद द एजुकेशन सिस्टम दैट वी आर यूटिलाइजिंग। सो प्लीज डेली अंग्रेजी और उर्दू का लेसन करने के बजाय डेली कंप्यूटर का लेसन करें, उसको कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाएं और एवरी डे आप एक नई सिलेबस को फॉलो करें। जैसे अगर आप एक दिन वीडियोग्राफी सिखा रहे हैं तो अगले दिन आप कोई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल उठा लें, उसको यूज करना बताएं, उसको यूज करना बताएं, क्योंकि जैसे ही बच्चा घर जाता है, हर बच्चे के हाथ में अब मोबाइल, हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप है, तो क्यों ना हम उन्हीं टूल्स को जो जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, उसी को ही क्यों ना हम एजुकेशन की डायरेक्शन दें। तो जहाँ हम बैठ के बात तो कर सकते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीफाई किस तरह से किया जाए सारी चीज़ें? इम्प्लीफाई करने के लिए डेफिनेटली आपके जो एजुकेशन के जो ऑफिशियल्स हैं, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ये तो उनको प्राइवेट सेक्टर्स के साथ बैठ के, बल्कि जो आईटी के लोग हैं उनके साथ उनको एक प्लेटफॉर्म पे आपको लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये सारी डिजिटलाइजेशन की तरफ एजुकेशन सिस्टम को लेके जाते हैं तो आपके टीचर्स की भी थरो ट्रेनिंग दोबारा होगी, क्योंकि अब तक तो जो आपके टीचर्स कर रहे हैं वो तो बिल्कुल अपनी ये किताबों वाले सिलेबस को कर रहे हैं फॉलो। तो जब वो होगा, मुझे लगता है कि इस वक्त आईटी के लोगों को और एजुकेशन के लोगों को, एचआर के लोगों को, मिल बैठ के काम इनको करना मिल बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट को और जितने भी ये बड़े बड़े स्कूल सिस्टम्स हैं, इनका बहुत बड़े सेटअप्स हैं, मुझे लगता है कि इनको अपनी बिल्डिंग्स के बीच में ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने पड़ेंगे कि किस तरह टीचर्स को गाइड किया जाए, स्कूल्स को ऐसे मॉडल्स प्रोवाइड किए जाएं। अभी रिसेंटली मैं आरपा होकर आई हूँ कराची से, और वहाँ रेहान स्कूल करंदी कैंपस, एक छोटा सा स्कूल है कराची के अंदर, और मैं हैरान हो गई देख के कि इतने स्टॉन्च एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर उन्होंने उस छोटी सी जगह पे एक बिल्कुल नई दुनिया बना दी है। वहाँ उनके बच्चों के कोई बैग्स नहीं है, वहाँ कोई वो सिलेबस फॉलो नहीं होता जो आपके इन स्कूलों में होता है, उनके एक एक बच्चे के पास लैपटॉप है। और फिर बहुत से स्कूल्स, जैसे आप अभी मेरी बात सुन के शायद ये सोच रहे हो कि बीबी आप तो हमें करोड़ों का खर्चा बता रही हैं, आप यकीन जाने कोई करोड़ों का खर्चा नहीं, वो एक लेस प्रिविलेज्ड फाउंडेशन स्कूल है जिन्होंने ये मॉडल प्रेजेंट कर दिया पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने अपने बच्चों को कैसे लैपटॉप्स दिए, 1000 रुपीज पर मंथ इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अब देखिए 1000 रुपया हर बच्चे के पास है, उनके बच्चों के पास बैग्स है ही नहीं, वो बच्चा सिर्फ लैपटॉप लेके स्कूल आता है। उनकी लेसन स्टार्ट होता है इस तरह कि वो सुबह टेड टॉक सुनाते हैं अपने बच्चों स्क्रीन के ऊपर। वो बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे, पहले तो वो ये बच्चे का डिजाइन कर देते हैं कि बेटा आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो, आप पाकिस्तान की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहते हो। तो जो पानी का मसला है जैसे पाकिस्तान के अंदर, तो वो जो बच्चा है उसके नाम के साथ वो पानी वाला लगा देते हैं, फ्रीलांसिंग वाला लगा देते हैं, टेडेक्स वाला लगा देते हैं। तो उन बच्चों को ये पता होता है कि मेरे साथ मेरे बाप का नाम नहीं लगना, मेरी पहचान वो प्रॉब्लम है कि जिस प्रॉब्लम को मैंने जड़ से पाकिस्तान के अंदर खत्म करना है, मैंने उसी से रिलेटेड तालीम लेनी है, उसी से रिलेटेड मैंने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, और 1-1.5 साल के बाद वो बच्चे कुछ ना कुछ छोटी मोटी रकम कमाना भी शुरू कर देते हैं। स्कूल इस तरह से मतलब उनको पढ़ा है। वो टेड टॉक सिर्फ, जैसे अगर 5 बच्चे हैं वो पानी वाले हैं, तो वो वाटर से रिलेटेड जितनी इंटरनेशनल टेड टेड टॉक्स की हुई हैं स्पीकर्स ने, वो उनकी सुनते हैं, आप देखो नॉलेज आ रहा है कि पानी के मसले को या बिजली के मसले को या एनवायरनमेंट के मसले को हल करने का क्या तरीका है। एजुकेशन के बीच में मतलब उनकी जो टीचर्स हैं वो एजुकेशन वाली कहलाती हैं। तो आप ये देखें कि वो उसी के ऊपर वो काम करते हैं, उसके बाद फिर वो खुद वो टॉक्स कंडक्ट करते हैं। ये तो ये स्कूल किस लेवल से मतलब करवा रहे हैं?
7 साल की उम्र से, स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग क्लास से 1 से ही। बिल्कुल। वो 7 ईयर का बच्चा जो जब वहाँ उनके पास जाता है तो वो उसको टोटल इस साइड के ऊपर ले आते हैं। और उसके बाद फिर बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम वो जो इंटरमीडिएट की डिग्री चाहिए होती है या मैट्रिक की डिग्री चाहिए होती है, तो जो बच्चा उस लेवल तक पहुंचता है वो उसको जीईडी के नाम से, जो नया इस वक्त एजुकेशन स्ट्रीम आ गई है, उसको वो करवाते हैं 5 to 6 मंथ्स के अंदर, वो कंप्लीट हो जाता है। और तो बच्चा इसमें ये इंटरनेशनल और पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो इन बच्चों को इंटरमीडिएट पास जिसे आप कहते हैं, उस बच्चे की हैसियत से वो सर्टिफिकेशन कंसिडर की जा रही है इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल्स पे, और उनको यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले रही है। तो उन बच्चों को फिर उनके जो राइटिंग स्किल्स हैं, हम्म। तो खुद से वो लिखना देखिए चैट जीपीटी के आने के बाद कौन लिखेगा? आप मुझे खुद बताएं, क्या आपका बच्चा लिखेगा? नहीं लिखेगा। कहीं ना कहीं लिखने की तो जरूरत पड़ती है कि आपको देखिए वर्ड्स ना बनाने हैं, लिख लेना है। बेसिक्स तो मैंने अभी आपसे कहा कि बुकिश नॉलेज या ये जो पुराना सिस्टम है इसको भी आपको 30% तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल। ज़ाहिर बात है लिखना पढ़ना तो उन्हीं किताबों से आएगा। वैसे तो ये अब देखिए ना, ये आपने अपने सामने स्क्रीन लगाई हुई है, आपने हाथ में, आज शुक्र है कि मैं बहुत खुश हुई हूँ ये देख के कि आपने हाथ में कोई कागज नहीं पकड़ा हुआ। अक्सर अनाउंसर्स को मैंने देखा है उन्होंने पेपर के वो कागज पकड़े होते हैं, डायरियां पकड़ी होती हैं, और वो जब इंटरव्यू के लिए बैठती हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी दैट यू आर यूजिंग a digital screen to read out whatever script you have to communicate with me. So the same thing goes for the children. ठीक है ना, कि अगर उन्होंने कुछ रीडिंग भी करनी है तो वो डिजिटल स्क्रीन को यूज कर लें। और फिर उस स्कूल में मतलब इस वक्त बहुत से जो माँ बाप होंगे, लोग होंगे, वो कहेंगे तो मैम फिर ये जो स्क्रीन टाइम है उसका हम क्या करें? उस स्कूल में जब ब्रेक होती है तो अपने बच्चों को योगा करवाएं, मेडिटेशन करवाते हैं, जहाँ बच्चे को वो स्क्रीन से ब्रेक मिल जाए। अब उन्होंने इतना खूबसूरत कैफेटेरिया बनाया अपने स्कूल के अंदर। और आरफा, मैं इतने स्कूल में, मेरा एजुकेशन के फील्ड में मेरा सफर तकरीबन 25-26 साल का है। आप यकीन जानो मैंने कभी किसी स्कूल में जाके ये नहीं देखा कि वहाँ के बच्चे खुश हैं। और मैं जो देख के हैरान हुई कि वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर्स, दे वर सो हैप्पी, दे वर सो एक्साइटेड। तो बात ये कि आज के बच्चे को पता है कि दुनिया मेरे बैग के अंदर से निकल के बहुत ब्रॉडर होराइजन्स पे चली गई है, तो मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ? ये बच्चे को समझ है, हमारे एजुकेशनिस्ट्स को ये समझ नहीं आता, हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये बात समझ नहीं आती कि रखें, जरूर रखें, एकदम इतना बड़ा लीप लेना, इतनी बड़ी छलांग लगाना, मुझे भी पता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम कुछ तो छोटे छोटे स्टेप्स तो लेना शुरू करें। अच्छा, अभी हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जब कोविड आया तो मजा आ उस गया मुझे तो वक्त मुझे तो बहुत मजा आया था जब कोविड आया था। मैं तो बड़ी खुश हूँ कोविड के आने से। क्योंकि मामूलात जिंदगी बिल्कुल महदूद होकर रह गई, तो उसमें फिर बहुत सारे स्कूल को बड़ी प्रॉब्लम, उनके एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। स्कूल कुछ बंद हो गए कुछ अर्सा के लिए, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको ऑनलाइन किया, तो उसमें कुछ व्हाट्सएप को यूज़ किया गया, कुछ और चीज़ों को यूज़ किया गया। रास्ता निकाला गया ना, हाँ जी, तो वो जाहिर इसका बात है जब मतलब है हमें रास्ता पता रास्ता मौजूद है। निकल सकता है। इसका मतलब है कि रास्ता मौजूद है। और आपने वर्ड इस्तेमाल किया कि जिंदगी महदूद हो गई। मेरी नजर से देखें, जिंदगी पहली बार कोविड के आने के बाद लामहदूद हदों तक गई। मैंने कहा मामूलाते जिंदगी महदूद हो गई। हाँ, लेकिन महदूद नहीं हुई, वो मेरे लिए लामहदूद हो गई। वो जो लिमिट हमने लगाई हुई थी ना, स्कूलों के अंदर, दफ्तरों के अंदर हो सकता है सिर्फ ये काम, लोगों ने घरों से दुनिया आबाद कर दी। People learned how to work from home. People learned how to study at home. माओ ने इतनी कमाल एजुकेशन सिस्टम, मतलब देखिए आपके एजुकेशन सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। एक होता है आपका पेरेंट, एक होती है आपकी मैनेजमेंट, और एक आपका स्टूडेंट। स्कूल निकल गया और माँ और बाप ने जो कमाल, और बच्चों ने जो कमाल किया, और जो फैमिली इंटरेक्शंस बढ़ी हुई थी, मुझे तो लगता है वो दुनिया खुली घरों के अंदर कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि घरों के अंदर से मुमकिन है। नामुमकिनात मुझे मुमकिन होते हुए दिखाई दिए when COVID basically was there. बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ये भी हैं
शुरू होते हुए बात, जैसे मोबाइल नहीं थे, ये चीज़ें नहीं थी, तो टीचर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम आई थी। एक टीचर ऑनलाइन बैठी है, क्लास आधी गायब है, कुछ बच्चे हैं, तो उसमें सिलेबस का भी ज़ाहिर बात है, हर जो टीचर को एक प्रॉब्लम ये आ रही, और आगे से बच्चे एब्सेंट। तो ये चीज़ जो है मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन उसके बाद ये है कि मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो हाँ, मुझे ये लगता है कि कोविड ज़्यादा सिखा गया। मुझे लगता है कोविड बहुत कुछ सिखा गया, और जो लोग अभी भी उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रखेंगे उन प्रैक्टिसेस, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप देखो आजकल लाहौर में, कभी सोचा था कि हम 5 डिग्री पे जाएँगे? कभी सोचा था आपने कि आज सुबह जब मैं निकली हूँ ऑफ़िस के लिए, तो आप यकीन जानिए कि ज़ीरो विज़िबिलिटी के ऊपर ड्राइव करके जाना पड़ा। तो आपको नहीं लगता कि आज के स्कूल्स को दोबारा उस तरफ लाके, तो उसमें जो कमियाँ रह गई थी, जैसे आप कह रही हैं कि कुछ लोगों को गैप भी आया था। तो these are the times when you have this chance or opportunity to experience those things and make them even better. Why not? क्यों ये ज़रूरी है कि निकल के घर से जाके उस बिल्डिंग के अंदर बैठ जाएँ, तो फिर ही वो स्कूल। मुझे तो लगता है कि हर जगह स्कूल हो सकता है, गाड़ी के अंदर भी हो सकता है। मैंने गाड़ी के अंदर से भी स्कूल कंडक्ट किया हुआ है, मैंने क्लास कंडक्ट की हुई है। तो एक्चुअली आरफा, हम जब तक अपना फिक्स्ड माइंडसेट नहीं ना छोड़ेंगे, हम यही सोचते रहेंगे कि ये प्रॉब्लम हुई थी, ये प्रॉब्लम हुई थी, वो प्रॉब्लम नहीं हुई, वो मसाइल के हल थे। वो शायद कुदरत हमें बताना चाह रही थी कि तुम लोग जहाँ फंस के बैठे हुए हो ना, जिस फिक्स्ड बॉक्स के अंदर तुम लोगों ने अपने आप को इनक्लोज और केज किया हुआ है, प्लीज वहां से बाहर निकलो। तो काफी दुनिया निकल भी आई, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सी दुनिया वहां स्टक हुई है। तो जब तूफान आता है, तो हर कोई तो नहीं निकल पाता। निकलना चाहिए, जरूर निकलना चाहिए। लेकिन ये है कि हाँ, इसमें बहुत से लोगों ने सीखा, ज्यादा लोगों ने बहुत सारे सीखा, लोगों को व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता था, जूम और इस तरह की चीजें, ये सब उसी दौर में सीखी थी। उसी दौर में सीखी। ये इनायत हम पे कोविड की वजह से हुई। और अगर वो डंडे वाला सिचुएशन ना होती, तो हम लोग तो देखा ना, मास्क पहन के भी हम लोग निकल जाते थे, हाँ जी। क्योंकि हमारी कौम तो समझती है ना कि नहीं ठीक है, चलता है सब। तो कोविड ने बताया कि नहीं, सब कुछ नहीं चलेगा, और अगर चलेगा तो ये भी एक दिशा है, ये भी एक डायरेक्शन है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि आप 21st सेंचुरी में आ गए। तो वो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, तो मुझे ये लगता है कि कोविड वाज अ ब्लेसिंग। देयर वाज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम कोविड during that time. Relationships grew such stronger. I seen कि family bonding बड़ी strong हुई। मैंने ये देखा कि पेरेंट्स को ये पता लगा कि हमारे बच्चे के एकेडमिक्स में मसाइल हैं, जो हर वक्त माँ बाप ये कहते रहते थे, अच्छा मैं जाती हूँ तुम्हारी टीचर के पास, मैं पूछ के आती हूँ तुम्हारी टीचर से कि तुमने 20 में से 18 मार्क्स क्यों नहीं लिए, तुमने 20 में से 10 मार्क्स क्यों लिए। जब माँ की एक्सेस टीचर और स्कूल से हटी, तो माँ को ये पता लगा कि मैं खुद खुद देख लूँ कि कहाँ मसला। और एक चीज हमने जो ऑब्जर्व की आरफा, कि कोविड के बाद से वो जो ढेर लगा होता था ना पेरेंट्स की कंप्लेंट्स का, वो बहुत कम, क्योंकि माँ बाप को खुद पता लग गया था कि अब हमने खुद भी सिखाना है कि हमारे अपने बच्चे को कहाँ लग करे। और तब पेरेंट्स को एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दें कि बच्चे के फेलियर में सबसे बड़ा हाथ हमारा अपना। माँ और बापों को ये बात समझनी कि बच्चा बाहर से ज्यादा जो भी सीख रहा है, वो हम दोनों से ज्यादा सीख रहा है। ये माँ बाप को बच्चों ने बता दिया या उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, और बच्चों को भी ये पता लग गया कि माँ बाप अगर एडल्ट्स हैं, तो उनकी कौन सी चीज को दिमाग में जगह देनी है और कौन सी को नहीं देनी। अच्छा मैम, आप टीचर ट्रेनर भी हैं, तो आप किस तरह के जो मौजूआत हैं उनको लेते हैं अपने वर्कशॉप्स में? जाहिर बात है, आपका मेरी एक तो ये होता है कि प्रोफेशनल एथिक्स जरूर हम अपने प्रोफेशनल्स को सिखाएं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो किसी भी और फील्ड के लोग। प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर मैं काफ़ी काम करती हूँ, टीम बिल्डिंग के ऊपर मैं बहुत काम करती हूँ, कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ टांग खींचने का रिवाज बहुत ज़्यादा है जो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। और मुझे ये लगता है कि पॉलिटिक्स, पाकिस्तान को चलाने में जिस तरह पॉलिटिक्स टोटल जो एक पॉलिटिकल सेक्टर है वो पाकिस्तान को चलाने में नाकाम रहा है इन 76 ईयर्स में, इसी तरह वो पॉलिटिकल एटीट्यूड
इदारों के अंदर भी मौजूद है। और अगर टीचर्स और स्कूल के एजुकेशनिस्ट इस काम में पड़ जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि तालीम बहुत पीछे रह, तरबियत बहुत पीछे रह जाती है। सो तालीम तो स्कूल दे रहे होते हैं, मैं बेसिकली उन टीचर्स की तरबियत कर रही होती हूँ। इतनी मतलब बड़ी बड़ी एज के लोग होते हैं जिनको ये बताना पड़ता है कि प्लीज अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी है तो उसको मजीद झूठ बोल के छुपाएं मत। बताना पड़ता है कि प्लीज अगर कोई आपसे बेहतर काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें। अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे तो किसी दूसरे की क्लासरूम में जाके बैठ के सीखने में कोई हर्ज नहीं। रिक्वेस्ट कर लें कि आफा आपकी क्लास का मैंने सुना है कि ये वाला लेसन बड़ा अच्छा गया, तो क्या मैं नेक्स्ट टाइम आपके लेसन में आके बैठ के देख सकती हूँ कि आपने कैसे किया। तो वो जो अपने अंदर की वो जो ईगो है उसको खत्म करना बहुत मतलब टीचर्स के लिए जरूरी था। वो शुक्र है कि वो काफी हद तक वो शेल में ब्रेक कर पाए। और अब तो टीचर्स मतलब काफी कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। कोलैबोरेशन सिखाना इनको बहुत जरूरी था। और एक चीज और बहुत जरूरी थी कि जो वही रेहान स्कूल जो अपने बच्चों को सिखा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के लोगों को आपने इंटरव्यू नहीं करना या कम्युनिकेट नहीं करना। आपको पता उसके बच्चे आपकी तरह ये इस तरह, मैं जब वहां गई हूँ 7 या 8 बच्चों ने पॉडकास्ट किया मुझे, बच्चों ने। आप मेरे फेसबुक पे जाएं, आप देखेंगे कि 30 to 40 बच्चों के इंटरव्यूज हैं इस वक्त स्ट्रीम यार्ड के ऊपर। उन्होंने कराची से बैठ के मुझे इंटरव्यू किया और वो इसी तरह फिर मैंने उनकी प्रोफाइल्स को चेक करना शुरू किया कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। फॉरेनर्स के साथ वो इंटरव्यू कर रहे हैं। वही वो जो टेक टॉक के लोग थे, जो उनकी फील्ड के लोग थे, उन्होंने उनको ढूंढा फेसबुक के ऊपर, उनसे कम्युनिकेट किया मैसेंजर पे कि सर वी वांट टू इंटरव्यू। तो आप ये देखो कि कहाँ कोलैबोरेशन ग्लोबल लेवल के ऊपर चली गई। किसकी वजह से? डिजिटलाइजेशन की वजह से। तो टीचर्स नीड टू ओपन अप एज वेल। तो जब मैं ट्रेनिंग कर रही होती हूँ तो मेथोडोलॉजीज के साथ साथ मैं उनके माइंड सेट के ऊपर काम कर रही हूँ कि खुदा का वास्ता वो जो पुराने तौर तरीके और पुरानी सोच है ना, उस ऑर्थोडॉक्स बॉक्स में से बाहर आ जाओ। तो आपके किस तरह के टीचर्स मतलब आप प्राइवेट लेवल पे या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स हैं? अब मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मैंने अभी तक सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए ही काम किया है। मैं अभी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मुझे, आपको पता है गवर्नमेंट लेवल में घुसने के लिए कुछ और उनकी सिफारिशें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कितने भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, तो मैं एक्चुअली सिफारिशी सिस्टम में मैं बिलीव नहीं करती। इसलिए मैंने कभी किसी की सिफारिश को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की और मुझे मौका भी नहीं दिया गया या नहीं मतलब प्रोवाइड किया गया। वरना मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में मेरे अलावा भी और ऐसे बहुत से एजुकेशनिस्ट हैं जिनको अगर गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर एज ट्रेनर्स हायर करेगा तो आई थिंक वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन द एजुकेशन सिस्टम एंड एटलीस्ट वी कैन वर्क ऑन द माइंडसेट्स ऑफ पीपल। एंड जैसे अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ कैसे आना हुआ, तो मुझे जो चीज़ अब इच करने लग गई थी आर्ट वो यही थी कि सिर्फ हमारे पेरेंट्स नहीं, हमारा पूरा का पूरा माशरा, हमारा पूरा का पूरा तालीमी निज़ाम और उसको चलाने वाले लोग, सब लोग एक फिक्स्ड माइंडसेट में और उस माइंडसेट को चेंज करना अब जरूरी है। जिसकी वजह से फिर मैंने मोटिवेशनल टॉक्स करना शुरू की डिफरेंट फोरम्स के ऊपर जा जाकर कि शायद कहीं ना कहीं से मेरी जो बात है वो कोई 4 और लोगों तक, कोई और 4 लोगों तक, अगर आपकी ऑडियंस 2 लाख की है तो हो सकता है किसी टीवी चैनल की ऑडियंस आपकी ऑडियंस से डिफरेंट हो, तो वो फैल रही है बात, वो फैल रही है। तो टीचर्स का भी सारी बात है, टीचर्स भी बेचारे उसी माशरे का हिस्सा है ना, तो और उनका ब्रॉटअप भी उन्हीं इंडिविजुअल्स ने किया हुआ जिन इंडिविजुअल्स को खुद तब्दीली की जरूरत है, जिनको खुद अपनी जहनियत बदलने की जरूरत तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी कोशिश की जा रही है क्रिएटिविटी और बाकी चीज़ों को ऐड है। करने प्राइवेट की। सेक्टर में काफी काम होता है इसके ऊपर वैसे। तो गवर्नमेंट लेवल पे भी गवर्नमेंट लेवल, ज़रूरत है। हाँ, तो गवर्नमेंट इसी लेवल वजह से मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि आप किस लेवल पे बहुत काम ज़रूरी कर रहे है। हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर को ट्रेनिंग्स के सिलसिले में जरूर, क्योंकि सारी बात है जो प्राइवेट सेक्टर का टीचर या जो वर्कर्स हैं या जो ऑफिस के लोग हैं वो तो तब तक गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट उनको अच्छा पे नहीं करेगी। तो प्राइवेट सेक्टर आपको बहुत अच्छा पे, तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा पैसा लगा सकती है तो टीचर्स की ट्रेनिंग, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, स्कूल अपग्रेडेशन की जो ट्रेनिंग है
वो जरूर दी जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स को स्कूल्स अपग्रेडेशन की जरूरत है। उसमें टीचर्स भी आ जाती हैं, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका पूरा स्कूल का जितना भी पूरा निज़ाम है वो उसमें शामिल हो जाएगा। फिर वो लोग जाके आपको बताएंगे कि आप अपनी बिल्डिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने रिसोर्सेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी टीचर्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह। मैंने अभी आपको मिसाल दी कि वो स्कूल जो है वो 1,000 महाना के ऊपर उन्होंने लैपटॉप लेके तो वो अपने निज़ाम को चला रहे हैं। तो उन्होंने रिसोर्सेज को एक रिस्ट्रिक्शन नहीं बनाया। और फिर जब उनके क्लासरूम्स मैंने देखे तो मैंने देखा उन्होंने इतने खूबसूरत वॉलपेपर्स लगाए हुए थे, जो एक स्पेस की तरह का क्लासरूम लग रहा था, एक स्टार्टअप रूम था उनका, एक यूएनओ रूम था। और जब मैंने उसको टच करके देखा तो इट वाज जस्ट पेपर। तो मैंने कहा यार ये तो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और देखो उन्होंने कितना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया उसके। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप स्टूडेंट काउंसलर भी रही हैं, स्टूडेंट्स को काउंसिल करती रहती हैं, तो आप बच्चों को क्या मैसेज देंगी कि वो कम्युनिकेशन और अपनी लैंग्वेज की स्किल्स जो है उस पर किस तरह से काम करें, उसको इम्प्रूव कैसे करें? अभी मैंने आपको बताया आरफा के दो तरीके तो पक्के हैं आज के दौर में। एक, बच्चे इंटरव्यू करना शुरू करें, बिल्कुल। ठीक है, इंटरव्यू करना शुरू करें। जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी बच्चों की जो इंटरव्यूज कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता शुरू में उनको बात करने में प्रॉब्लम आती है, उनको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है, फिर वो चैट जीपीटी से थोड़ी सी हेल्प लेते हैं अपने क्वेश्चंस डिजाइन करने के लिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि चैट जीपीटी को भी जब वो 100 इंटरव्यूज करता है वो बच्चा, उनको टारगेट दिया जाता है कि आपने 100 लोगों को इंटरव्यू करना है। अब उससे क्या हो रहा है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। सवाल करना किसी को आसान नहीं होता आपका। मेरे जैसे ह्यूमन को, मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने 1 साल से ये कहा हुआ कि आप अपना पॉडकास्ट शुरू करो। आप जानते हो कि मैं हर वक्त ये सोचती रहती हूँ, अच्छा मैं तो स्पीकर हूँ, तो मुझे अब सवाल करना पड़ेगा बैठ के, या मुझे किसी को सुनना पड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप देखो कि जब आप पॉडकास्ट कर रही हो तो आप मुझे सुन रही हो, तो आपकी लर्निंग हो रही है। तो उस बच्चे की अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना चाहते हो, या उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहते हो, आप उसके लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर काम करना चाहते हो, तो एक तो इंटरव्यूइंग इज वन थिंग, ठीक है। और इंटरव्यू के बाद फिर इस तरह स्कूल्स के अंदर ही पॉडकास्ट स्टूडियोज बना दिए जाए। अगर कोई बहुत महंगा वाला इक्विपमेंट नहीं, अब तो मुझे मेरे अपने बच्चे बता रहे होते हैं कि मिस अब हर कैमरा आपकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। कोई भी फोन अगर आपके पास है तो आप ये छोटा माइक भी लगा सकते हैं, आप सस्ता वाला माइक भी लगा सकते हैं, आप इस तरह के वो भी डिपेंड करता है कि स्कूल अफोर्ड कितना करता है। तो आप अपने स्कूल्स के बीच में डिफरेंट पर्सनालिटीज को इनवाइट करें, आप अपने बच्चों से पॉडकास्ट करवाएं, आप देखें उनकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो रही है, उनकी लिसनिंग इम्प्रूव हो रही है, उनकी लर्निंग हो रही है, उनका बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करेगा, क्योंकि उनको पता होगा कि इंटरव्यू लेते वक्त मैंने हाथ को कितना हिलाना है, मैंने कमर को सीधा करके बैठना है, मैंने टांग के ऊपर टांग किस तरह रख के बैठनी है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। अच्छा मैम, आपने हर एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाया, तो आपसे थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपको किस एज के बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगा? यार मुझे मजा तो आता है वो छोटों के साथ। अच्छा, मजे भी 2-3 तरह के होते हैं ना। प्रॉब्लम ये है कि मजे भी 2-3 तरह के होते हैं। तो जब अब मैं प्री ओ लेवल्स को, ओ लेवल्स और प्री ओ लेवल्स को इस वक्त डील कर रही हूँ, इन बच्चों को पढ़ाने का, इनको मैं टीच करती हूँ लाइफ। हूँ मैं लिटरेचर की टीचर, इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है। और लेकिन जब मैं लिटरेचर पढ़ा रही होती हूँ तो मैं कभी किताब नहीं खोलती क्लास में, और मेरे ऊपर स्कूल ने एक टैग लगा दिया हुआ है, देखो कहाँ फंसे हुए हैं हम। मेरे ऊपर स्कूल के लोगों ने को ये है जी, जब भी इनकी क्लास से बाहर गुजरो, इनके सेशन से बाहर से गुजर रहे होते हैं, तो इनके हाथ में कभी किताब नहीं होती, बच्चों से बातें कर रही होती है। लो एक्सक्यूज मी, तो मेरे बच्चे पास कैसे हो जाते हैं? और वाकई ही मैं बुक नहीं खोलती, बट आई यूज डिफरेंट आर्टिकुलेटेड modes of teaching. Like sometimes I'm dancing with them, sometimes I'm singing with them, sometimes I'm just giving a controversial topic. तो फिर जिस तरह की बातचीत हो रही थी क्लास में, हाँ, फिर शोर भी होता है और उस शोर को देख के लगता है कि हाँ देखिए कोई स्टडीज नहीं होती। 21st century में if your classroom is not a talking classroom, it's unhealthy. If it is a silent classroom, trust me, this is extremely unhealthy environment for the children. वो 22 बाय 22 का कमरा उनकी दुनिया है, उसके बीच में कुछ तो ऐसा करें। वो बेचारे पहले ही हर वक्त मुझे कह रहे होते हैं, गुल हमें यहाँ से बाहर निकालो, गुल किसी तरह हमें इस कमरे से बाहर निकालो।
देखो हमने उनको कहाँ बंद किया हुआ है। सो मज़ा मुझे छोटे बच्चों के साथ और वाला आता है क्योंकि उनके साथ ज़िंदगी कुछ और होती है। लेकिन जब आप इस स्टेज के बच्चों के पास आते हैं, तो इन बच्चों को, ओ लेवल्स वाले बच्चों को आपको ज़िंदगी की बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखाना ज़रूरी हो जाता है बिफोर इट्स टू लेट। सो येस आई एन्जॉय बोथ द लेवल्स। मुझे छोटे बच्चों से भी एनर्जी आती है। मुझे इसलिए मज़ा आता है आपका हर तरह के बच्चे के साथ काम करके। मुझे सब ये कहते हैं कि मैम आपने कोई बहुत इतना नॉलेज कि आप बहुत किताबें पढ़ी हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो किताबें तो हमेशा नस्ती सा हूँ। तो फिर कहने लगे फिर आप यकीनन कोई स्कॉलर्स के पास उठती बैठती रही होंगी। मैंने कहा ना, जहाँ मुझे कोई स्कॉलर नजर आता मैं वहां से दूर भाग जाती हूँ। तो कहते हैं मिस फिर आपकी लर्निंग कहाँ से आती है? हम लोग ये बात सुन के बहुत हैरान होते हैं। माय एंटायर लर्निंग कम्स फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। इतना बड़ा सोर्स है बच्चे, इतना कुछ आप बच्चों से सीखते हो। क्यों? क्योंकि उनकी सोच हमसे 20 साल बाद की सोच, आगे की सोच। हम 20 साल पहले वाले अंदाज में सोचते हैं, वो 20 साल बाद वाले अंदाज में सोचते हैं। तो अगर मेरा लर्निंग एटीट्यूड है ना, फिर तो आपको हर तरह के बच्चों के साथ मजा आएगा। फिर तो यू विल एंजॉय ऑल एज ग्रुप्स। तो मैम आप किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा? बच्चों को ज़ाहिर है मसाइल के सामने आते पेरेंट्स बहुत बड़ा मसला। बच्चों के साथ जब आप बात करते हो, चूंकि मैं उनकी दोस्त बन गई हूँ, मैं उनके साथ दोस्तों की तरह रहती हूँ। मैं उन्हें नहीं कहती कि आप मुझे मिस बुलाएं, मैडम बुलाएं। आई डोंट इम्पोज दिस थिंग ऑन देम। मैं उन्हें कहती हूँ आप जिस तरह कंफर्टेबल है मुझे बुलाने में बुलाएं। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स मेरे गुल कह के आवाज देते हैं एंड आई डोंट माइंड दैट। तो वो कहते हैं कि पेरेंट्स ने इतनी ना डाली हुई है हमारी जिंदगी में, हर चीज के लिए नो, हर चीज के लिए नो, हर बात के लिए नो। ऐसे नहीं उठो, ऐसे खाना नहीं खाओ, इतने बजे नहीं उठो, इतने बजे उठ जाओ, इतने बजे चली जाओ, इतने बजे नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाओ, यहाँ जाओ। हर एक्सपीरियंस को अगर किसी ने रोका हुआ है और एक्सप्लोरेशन को, दिस इज द मेजर इशू दैट चिल्ड्रन आर फेसिंग these days। प्लीज माँ बाप बनिए, जरूर बनिए। आपका काम है, अल्लाह ने आपको एक जिम्मेदारी दी है कि आप बच्चों के साथ का चेक एंड बैलेंस रखें। लेकिन चेक एंड बैलेंस का कतई ये मतलब नहीं है that saying no to everything। Please start saying yes to your children। They want to explore, they want to learn, they want to experience life and things around them, and until and unless they're experiencing it themselves they will not be successful। You take my advice। अपन बच्चों की स्टडीज के हवाले से भी बच्चों के ऊपर इम्पोज किया जाता है वालिदैन की तरफ से कि एक आपने ग्रेड यही पढ़ना और एक ग्रेड लेकर हमने, अब देखो ना, मुझे मैथ कभी समझ नहीं आता, मैं कहाँ से लाती हूँ ग्रेड आता, मुझे बताओ। तो मेरे अब्बा जो थे उनको समझ आ गई कि ये आर्टिस्ट है, ये पेंटिंग्स बनाती है छुप छुप के। मेरे अब्बू ने मेरी उसी आर्टिस्ट वाली स्ट्रेंथ को पकड़ के, उन्होंने मुझे, क्योंकि वो खुद भी मतलब उनकी स्केचिंग अच्छी थी, उन्होंने ना उसको पकड़ के तो मुझे मतलब अपने 5 बच्चों में उन्होंने मुझे स्केचिंग और पेंटिंग और वो सब कुछ थोड़ा 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 बताना शुरू किया। क्योंकि मैं खुद से इतना अच्छा करती थी, क्योंकि बस हल्का सा वाकई मेरे कैनवस के पास बताते थे इसको यूं कर लेते और इसको यूं करके देखो। वो कभी ये नहीं कहते थे कि एनु एंज नहीं एंज कर, क्योंकि मनु लग रहा है कि एंज होगा। नो, ही यूज्ड टू से बेटा इसको ट्राई करके देखो ऐसे, एंड आई यूज्ड टू डू इट। एंड देन माय एल्डर सिस्टर, शी हैड ऑल द इंटरेस्ट फॉर मैथ। तो माय फादर्स मैथ वाज आल्सो वेरी गुड। तो मेरे अब्बा ने अपनी वो जो मैथ वाली एक्सपर्टीज थी वो सारी दूसरे बच्चे पे। अब उन्होंने एक ही बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं किया कि तुम सारे मजमूनों में ए ग्रेड्स लेकर आओ। उनको पता था कि मेरा एक बच्चा एक चीज में अच्छा है तो दूसरा दूसरे में अच्छा है, तीसरा तीसरे की स्ट्रेंथ है। तो माँ बाप बहुत बड़ी इस वक्त गलत रोल प्ले कर रहे हैं बच्चों का। तो मसाइल आपने पूछे, वो कहते हैं जी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला हमारे माँ बाप को कुछ सिखा दें। तो मैंने तो अभी सजेशन देना शुरू कर दी कि प्लीज स्टॉप ऑल दी स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन। ओपन अप, स्टार्ट ओपनिंग अप। जितने नए लोगों ने प्लीज स्कूल खोलने, बच्चों के लिए स्कूल मत खोलें, माँ बाप के लिए स्कूल खोलें, पेरेंटिंग स्किल्स सिखाएं उनको, ताकि बेचारे बच्चों की जिंदगी सुकून में है। और जब माँ बाप पढ़े लिखे होंगे, और पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि आप किताबें पढ़ें, उसका मतलब है कि आपका ये जो ब्रेन है ना, ये तरबियत याफ्ता है, ये एजुकेटेड है। अपनी सोच को एजुकेटेड कीजिए, ताकि फिर आपके घर का बच्चा खुद ब खुद उसको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हमें ये बात भी देखने में मिलती है कि स्टडीज के ऊपर तो बहुत फोकस हर तरह
स्टडीज के लेकिन ऊपर नहीं, रेक्टिफिकेशन के ऊपर। लेकिन देखिए उसमें फील्ड वर्क जो है उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। कुछ बच्चे जब फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। वही तो तो इस गैप, गैप को किस तरह से यही तो खत्म मैंने किया अभी जा गैप का जिक्र किया कि जब तक आप बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं करने देंगे। इंटरव्यू सबसे पहले तो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है ना आपने, तो इंटरव्यू करना स्कूल में शुरू शुरू करवा दें। तो जब वो इंटरव्यू के लिए जाएगा तो मुश्किल होगी। स्टेप 1 क्रॉस्ड, सकते? पास कर गया, ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने पूछना जी आपने जमातें कितनी पढ़ी हैं, तो चले वो जो कागज स्कूल ने देना वो भी उसके पास होगा। स्टेप 2 भी पास कर गया। आपको पता है आपका बच्चा गिरेगा कहाँ जाके, जब उसको यही नहीं पता कि फील्ड में जाके मैंने क्या करना। क्योंकि अगर वो चला गया है किसी टेक्सटाइल की कंपनी में काम करने के लिए, तो उसके स्कूल ने तो उसको वो स्किल सिखाया ही नहीं। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन and project based education is the only way out to fill this gap. एक तो छोटी एज से बच्चों को आइडेंटिफाई करने दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं बड़े होकर। जब वो आइडेंटिफाई कर ले उसकी डायरेक्शन उस साइड पे लेके जाए। कि अगर किसी ने फर्नीचर का शोरूम खोलना है तो कारपेंटिंग की जो आपकी वर्कशॉप है वो स्कूल के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना है तो आपकी इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप स्कूल के अंदर मौजूद होनी चाहिए। उसको छोटे छोटे तजर्बे छोटी उम्र से करवाना सिखाएं कि अच्छा स्विच कैसे बनाते हैं, लगाते कैसे हैं, ये माइक है इसकी फॉर्मेशन क्या है। मेरा बेटा छोटा सा था 8वां, तो उसने ना गाड़ियों का इंटरेस्ट मुझे पता लग गया था कि, और गाड़ियों की हर चीज में उसको इंटरेस्ट। उसने छोटे होते से ना मुझे ये मतलब वाइब देना शुरू कर दी थी दैट आई एम गोइंग टू डिजाइन माय ओन कार। आपको पता है वो क्या करता था? अब मेरी जगह कोई और पेरेंट्स होते तो वो कहते तुम क्या, हम तुम्हें इतनी महंगी टॉय कार्स लेके देते हैं और तुम घर आते। पता वो क्या करता था? स्क्रू ड्राइवर्स लेता था और उसको खोल देता था पूरा, और वो बैठ के ना उसको देखता था कि गाड़ी की फॉर्मेशन कैसे डिजाइन होती है। आज हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए वो आपको अपने ऑफिस से बैठ के बता देगा, मामा मुझे बताएं, जैसे वो डॉक्टर नहीं पूछता आपको खांसी तो नहीं आ रही, गला तो नहीं खराब हो रहा। वो हमसे सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन करता है, गाड़ी की आवाज में यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ये हुआ है, झटका कितना जोर के लगा, अच्छा बॉनेट उठा के सिर्फ एक दफा कैमरे पे मुझे दिखाओ। एंड ट्रस्ट मी आपका वो आपको वहां बैठ के बता देते हैं कि इस वक्त अम्मा गाड़ी को ये हो गया, आप इसको ये करेंगी तो ये ठीक हो जाएगा। बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस्ड इट। उसने पर्सनली हाथों से खेला है उन चीजों के साथ, उन चीजों को देखा है, तोड़ा है, मरोड़ा है, फिर दोबारा लगाया है, गलतियां की हैं, डिजाइनिंग, रीडिजाइनिंग, ट्राइंग 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 अगेन, फेल होता था, नहीं जुड़ती थी एक दफा, छोटा सा था, फिर कभी बैठ के रोता भी था, नहीं जुड़ रही बाबा ये नहीं जुड़ रही, इरिटेट होता था, लेकिन करता था करता था करता था। और फिर एक वक्त आया कि उसने असल गाड़ी को, मतलब वो मैकेनिक के पास लेके जाता है ना, तो वो हमारा जो शजील भाई है वो कहते हैं मूसा साहब तुम साढ़े को गड्डी क्यों लाते हो, तो सारा कुछ पता because he's experienced it, so his learning is so strong in this field. एक हमने उसके इंटरेस्ट को नहीं डिस्करेज किया, और दूसरा हमने उसको एक्सपीरियंस करने दिया कि बेटे आपने स्कूल को एक्सपीरियंस कैसे करना है। तो इस गैप को अगर आप फिल करना चाहते हैं, स्कूल्स में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्किल बेस्ड लर्निंग को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अगेन डिजिटलाइजेशन। क्योंकि अब तो जैसे उस दिन वो मेरे दोस्त बैठे हुए थे तो वो कह रहे थे कि मैंने लाहौर में एक स्कूल बनाना है। उन्होंने उस वक्त चैट जीपीटी को खोला और बोला कि मुझे बताओ एक डिजाइन बना के दो, मैंने स्कूल डिजाइन करना। आर्किटेक्चर की जॉब कहाँ चली गई? खत्म, रिमोट। तो अब बेटा जी ये इस वक्त आप सोचे बैठ के कि अब आपके आर्किटेक्चर्स में, आज अपनी जो लैंग्वेज की टीचर्स थी मैं उन्हें बता रही थी, मैं कह रही थी बेटा अब आपकी और हमारी जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी जी लैंग्वेज सिखा रहा है। क्योंकि जो बच्चा हर चीज चैट जीपीटी से बात कर रहा है डायरेक्टली, उसको आपकी मेरी जरूरत खत्म हो गई है। तो अब ये मुझे सोचना है कि मैंने डिजिटलाइजेशन को अपने प्रोफेशनलिज्म में या अपने किस तरह से अपने आप को स्किलफुल करना है, कि वो जिस गैप की आप बात कर रही हैं कि अगर मैंने प्रोफेशनल फील्ड में रहना है तो उस गैप को खत्म करना मेरी अपनी जिम्मेदारी है। तो अगर मैं वही पुराने मेथोडोलॉजीज पे चलती रहूंगी तो एक दिन मुझे स्कूल उठा के कहेगा कि चलें दीदी आपकी जरूरत नहीं है।
आप कैसा देखते हैं पाकिस्तान में टीचिंग प्रोफेशन? टीचिंग प्रोफेशन तो सब खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में वैसे भी इसकी उम्र है, क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम ने आगे जाने में बहुत वक्त लिया, तो इसलिए अभी अभी हैं कोई 20 एक साल तो टीचरों के हैं, तो इसलिए अभी चलें कोई बात नहीं, कमाए रोटी अभी अभी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो। सो इट्स गोना नियरली टेक देम अनदर 10 अ डेकेड तो जरूर लगेगा, 10 साल तो जरूर लगेंगे इस सिस्टम के अंदर चेंजेस लाते हुए, क्योंकि ऐसी सोचने बहुत है ना, तो ऐसी सोची पे ही रहने, सोची पे ही रहने, तो सोचा क्या सोची पे आते बदला गया तो यहाँ पे सोची पे आते सिस्टम गया फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं, जिस फील्ड में हैं आप आगे मज़ीद क्या करना चाहते आरफा में अब अपने स्कूल सिस्टम से निकल के आई एम ट्राइंग टू बिकम एन एजुकेशन एम्बेसडर। आई एम इनटू द मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज लाहौर के अंदर, लाहौर से बाहर भी अब अप्रोच करने लगी हूँ, और सिर्फ लाहौर से बाहर नहीं, अब मैं मुल्क से बाहर भी अप्रोच करने लगी हूँ यूनिवर्सिटीज़ को। जो डेलीगेशंस, क्योंकि अभी मेरा अपना बाहर जाना ज़रा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो जो यूनिवर्सिटीज़ की डेलीगेशंस पाकिस्तान आए होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उस यूनिवर्सिटी को अप्रोच करूँ, उनके आए हुए डेलीगेशंस के साथ मिल के बैठ के उनको कुछ सुनूँ, उनसे समझने की कोशिश करूँ, और देखूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम और यूनिवर्सिटीज़ हैं, या हमारा जो निज़ाम है, उसको किस तरह पाकिस्तान के बच्चे को, अगर पाकिस्तानियों ने चेंज नहीं होना, तो किस तरह बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में फिर हम देखिए, जो भी मैंने कहा कि अगर मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी तो लोग मुझे छोड़ देंगे। तो अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस, इन्होंने अपने एजुकेशन स्टाइल को चेंज नहीं किया, तो फिर आज का बच्चा उठ के बाहर के मुल्क में जाएगा। और बहुत यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त अप्रोच कर रही हैं पाकिस्तान को, और 100% स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, ये बहुत बहुत पॉजिटिव बात है। और आने वाले वक्त में आपको पाकिस्तान की मेजर स्टूडेंट बॉडी बाहर जाती हुई दिखाई देगी। तो मेरी कोशिश है कि अगर हम उनसे कुछ सीख के अपने आप को बेहतर कर लें, तो वो एक ज़्यादा बेहतर बात हो सकती है। मुझे बाहर जाने में भी कोई बच्चों के एतराज़ नहीं है। दिस इज़ व्हाट यू कॉल एक्सपोर्टिंग ब्रेन्स। तो जब बाहर वो जाएंगे, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, हमारे बच्चों का जो प्रोफेशनल वैल्यू है वो बढ़ेगी, उनकी जो मतलब हर तरह की जो उनकी इम्पोर्टेंस है, मुझे लगता है कि वो बढ़ जाएगी, और उनकी ट्रेनिंग बड़ी कमाल हो जाएगी। जो फंसे हुए हैं सिर्फ एक ही माशरे के अंदर, वो जब डिफरेंट सोसाइटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, कल्चर्स को एक्सप्लोर करेंगे, रिलीजन्स को एक्सप्लोर करेंगे, और वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, जब वो उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज पाकिस्तान का स्टूडेंट ला सकता है। तो आजकल मैं इसके ऊपर, और मेरा सेकंड फोकस जो है वो यही है कि मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर, जैसे कोई भी मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाता है, मैं कभी ये नहीं सोचती कि ये कोई छोटी जगह है, या कोई छोटे बंदे ने मुझे बुला दिया है, या इन्होंने कर लिया। मैं जरूर जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि बात जहाँ तक फैले कि डिजिटलाइजेशन को प्लीज़ आप लाना शुरू करें, जो तब्दीली लाने की ज़रूरत है उसको हम ला सकें। और इसके लिए आई एम यूजिंग डिफरेंट टीवी चैनल्स, आई एम यूजिंग यूनिवर्सिटी के फोरम्स, यूनिवर्सिटीज़ मुझे सेशंस के लिए बुलाती हैं, स्कूल्स के बीच में सेशंस कंडक्ट कर रही हूँ, एचआर के लोगों के साथ मैंने अब काम करना शुरू किया है। क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एचआर के लोगों को बहुत ट्रेन, उनको पता ही नहीं कि ह्यूमन को एज अ रिसोर्स किस तरह से डील करना है। वो एक और कहानी है, वो एक और कहानी है। अगर मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोई मैसेज दें नए टीचर्स को जो न्यू आ रहे हैं इस फील्ड में। बेटे, अपने आप को, अगर आप इस फील्ड में आना ही चाहते हैं, तो अगर आपने सोच ही लिया, तो प्लीज़ एक क्रिएटिव माइंड के साथ आप आओ। आप मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं कितनी की बातें, या मेरे जैसे और चंद लोग हैं, वो कितनी की बातें और इस तरह की आपको बताएंगे या आइडियाज़ देंगे। मेरा ये मानना है कि अगर ये आइडियाज़ मेरे ब्रेन में आ रहे हैं, तो वही ब्रेन अल्लाह ताला ने आपका भी डिज़ाइन किया हुआ है। अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा अपने ब्रेन को ट्रिगर करें, हिलाएं जुलाएं, और जो हम ये डिविएट हुए हैं ना हर वक्त इंस्टाग्राम के ऊपर, और उसको उसी चीज को आप कंस्ट्रक्टिव यूज करें। अगर आप फेसबुक यूज करें तो देखिए आप अपने प्रोफेशन के लिए यूज करें। फेसबुक के ऊपर अगर आपने टीचर बनना है जैसे, तो आप सोशल मीडिया को यूज करेंगे, तो आप सोशल मीडिया को आप देखिए दुनिया में कैसे कैसे टीचर्स मौजूद हैं। आपको टीचर्स को फेसबुक फ्रेंड्स बनाएं, इंस्टाग्राम के ऊपर अपने फ्रेंड्स लें, फिर उनसे
आप उन्हें कहें कि आपको वीडियो सेंड करें जब वो क्लास ले रही हूँ, आप अपनी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो स्मार्ट माइंडिंग के साथ इस प्रोफेशन के बीच में आए, क्योंकि जिस बच्चे को आप पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, शेक्सपियर के लिए दिस चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। सो आप ये मत समझें कि उसको कुछ नहीं पता, मैं जो दिल चाहेगा मैं बात करूंगी, वो शायद आपकी रिस्पेक्ट में क्लास के अंदर या आपकी डांट से डर के वो बेचारा वहां बैठा रहेगा। और वो पता है आपको वहां बैठ के क्या सोच रहा होता है? वो सोच रहा होता है पागल किसको बना रही हो। तो प्लीज पागल मत बने, अपने पागलपन को खत्म करके अकल का इस्तेमाल करें, अपने अंदर की एनर्जी को बिल्कुल फुल पावर के साथ लेके आए, क्योंकि आपको बहुत स्मार्ट माइंड के साथ डील करना है। तो दैट्स द मैसेज फॉर द टीचर्स, दे नीड टू पुल अप देयर सॉक्स नाउ। सुल्ताना, मैं आपके इंटरव्यू के लिए इंतहाई मशहूर हूँ। आपका बहुत शुक्रिया हमारे लिए तशरीफ लाए यहाँ पे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मैम रुखसाना की बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले प्रोग्राम में फिर किसी टैलेंटेड गेस्ट के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।